फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। तो ऊपर हम आपको बता चुके हैं 2.4% है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। तो देखिए ये कर्क रेखा बांटती है, ठीक है। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हम ऊपर बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी। देखिए हम ऊपर बताए थे कि इससे संबंधित आपके एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। तो स्वेज नहर के खुलने से जो है कि भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी। कितना कम हो गई थी, तो यहाँ पर देखिएगा कितना कम हो गई थी, तो 7,000 जो है कि 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। कितना कम हुई थी, तो 7,000 जो है कि किलोमीटर कम हो गई थी, ठीक है। 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। और यहाँ पे देखिए ये जो है कि स्वेज नहर कब खुली थी, तो 1800 जो है कि 69 में, ये हम ऊपर आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए निम्न में से किसे भारत की मानक यामोत्तर के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो देखिए 82.5 अंश यहाँ पे देखिए 82.5 पूर्व, ठीक है। यानी कि 82 अंश 30 मिनट पूर्व इसको आप बोल सकते हैं। ऑप्शन जो है कि आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये हम ऊपर आपको बता चुके हैं। और हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत की पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सारे जो है कि आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए 68 अंश 7 मिनट पश्चिम, इससे क्या होता है, तो इससे जो है कि ये वो अक्षांश है जो कि भारत की पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। कौन, तो 68 अंश 7 मिनट, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए भारत की मानक यामोत्तर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है। तो देखिए साफ साफ एनसीईआरटी में जो है कि ऊपर बताए थे हम, जो है कि मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर बी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ से भारत की मानक यामोत्तर जो है कि रेखा जो है कि गुजरती है, कहाँ से, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन सा राज्य भारत की मानक यामोत्तर पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको जो है कि ऊपर बताए थे, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की मानक यामोत्तर पर स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको पता होगा, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए जो है कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गुजरात, ठीक है। तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है, ठीक है। तो देखिए भारत से अलग करती है, तो श्रीलंका को जो है कि अलग करती है, जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाक जल संधि जो है कि भारत से जो है कि श्रीलंका को अलग करती है, इसको आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा अगले प्रश्न को देखिए, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात का समय अंतराल निम्न में से निम्न से कितना आगे है। तो ये हम ऊपर आपको बताए थे, 2 घंटा जो है कि आगे है, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहाँ पर देखिएगा हम लोग देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस कारणवश भारतीय संघ राज्य सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु जलमग्न हो गया था। तो जो है कि सुनामी के कारण जो है कि जलमग्न हो गया था। कौन जो है कि जलमग्न हो गया था, तो इंदिरा बिंदु, ठीक है। ये सुनामी कब आई थी, तो देखिए फ्रेंड्स ये सुनामी आई थी 2004 में, जो है कि हम ऊपर आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो देखिए ऊपर कितने बढ़िया तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। और फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 11 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर से मिलती है, ठीक है। तो देखिए किस देश की सीमा मिलती है, तो पाकिस्तान देश की सीमा किससे मिलती है, तो मिलती है गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से। तो बिल्कुल जो है कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी है, यहाँ पे आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर के प्रश्न को। तो देखिएगा यहाँ पे निम्न में से कौन सा जल मार्ग पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है, तो हिंद महासागरीय मार्ग जो है कि भारत को क्या करता है, तो केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिएगा भारत में निम्न में से कितने राज्य हैं। तो देखिए पहले 28 थे लेकिन अब 29 हो गए हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपके एनसीईआरटी में अभी 28 दिया है लेकिन एक राज्य जो है कि बढ़ गया था इसलिए 29 हो गया है। यहाँ पे देखिएगा विश्व में भारत के आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो देखिए आकार की दृष्टि में जो है कि 7वां सबसे बड़ा देश है, ये हम ऊपर आपको बता चुके हैं। देखिए वही प्रश्न है, बिल्कुल घुमा फिरा कर जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे तो यहाँ पे आप सभी प्रश्नों को सही कर पाएंगे। ठीक है, और देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ऊपर हम बताए हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल जो है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मानचित्र में हम आपको ऊपर बताए हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो है कि ये क्लियर हो जाएगा आपका। और फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत का जो है कि देशांतरी विस्तार कितना है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व है। ये भारत का देशांतरी विस्तार है। इसको आप जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन जाता है और फ्रेंड्स आपके कॉन्सेप्ट न क्लियर होने की वजह से आप प्रश्न को गलत करते हैं। ठीक है, और देखिएगा आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो देखिए कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, तो देखिएगा लक्षद्वीप जो है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है कि आपके अरब सागर में स्थित है। ये भी हम ऊपर आपको मानचित्र में क्लियर कराए थे। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है लेकिन आपको जो है कि उत्तर पूर्वी मारना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 18 नंबर का प्रश्न जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो प्रश्न देखिए ऐसे भी घुमा फिरा कर बनता है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स जितने कॉन्सेप्ट थे उससे जो है कि ज़्यादा आपके प्रश्न हैं ताकि आपका जो है कि कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए और फ्रेंड्स एक चैप्टर जो है कि आपका बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाए और इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न बने तो बिल्कुल आपका गलत न हो। ठीक है, देखिए निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पे 8 अंश 4 मिनट यहाँ पे उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक, ये क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है जो कि हम आपको ऊपर क्लियर जो है कि करवाए थे। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिणतम में स्थित है। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या सही है, तो हिंद महासागर है। हिंद महासागर क्या है, तो हिंद महासागर जो है कि उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिणतम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये अब आपके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में बने हैं। देखिए यूपी पीसीएस प्री 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है और देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो कौन सा सही है यहाँ पर देखिएगा, तो बिल्कुल भारत विश्व का 6वां स्थान है तो नहीं, 7वां स्थान है। यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, ये गलत है आपका। ठीक है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये बिल्कुल आपका जो है कि सही है, यानी कि 2 वाला बिल्कुल सही है। और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो बिल्कुल 3 भी आपका सही है। ठीक है, यानी कि 2 आपका सही है, 3 आपका सही है। और भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो पूरी तरह से नहीं है, यहाँ पे हम आपको ऊपर बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसका क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये यूपी पीसीएस प्री 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो प्रश्न कितना हो भी घुमाया जाएगा आप उसको सही
कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम कुछ बीपीएससी द्वारा भी पूछे गए प्रश्नों का जो है कि यहाँ पे संकलन किए हैं, तो इसको भी आप क्लियर कीजिएगा। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2016 में, देखिए मेंस में पूछा गया है। ठीक है, देखिए सबसे टफेस्ट एग्जाम ये सब होते हैं पीसीएस आईएएस वाले, तो इन सब में ये प्रश्न अगर पूछे गए हैं तो इनको आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 22 का जो है कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे 5वां स्थान है तो नहीं है, 7वां है। ठीक है, इसको आप देखिए, एक वाला गलत है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत है, तो ये सही है आपका। और समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है, तो ये आपका जो है कि गलत है। और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए 2 और 4 जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ और प्रश्नों को। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी, तो देखिए परंतु इसकी, देखिए ये 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये प्रश्न पूछा गया है। कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ घुमा दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? तो संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें जो है कि आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है? सही नहीं है, क्योंकि जो है कि भारत में राज्यों की संख्या क्या है? तो 29 है। ठीक है, तो 29 है। यहाँ पे देखिए ये झारखंड पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये हम आपको ऊपर बताए हैं। और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर में, ये भी हम आपको ऊपर बताए हैं। और भारत का रेखांकीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व, ये भी हम आपको बताए हैं। तो ये देखिए, आप रेखीय विस्तार या देशांतर सेम ही होता है, इसमें आप जो है कि डिस्टर्ब मत होइएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो सही है। यहाँ पे देखिएगा असत्य पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो पहला तो सही है, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो ये भी सही है। और इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किमी है, ये भी सही है। और देखिए सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी ही असत्य है, यही हमें पूछा था। ठीक है, देखिए यूपी ARO मेंस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। तो देखिए कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अगर वो 8 राज्य हम जो ऊपर आपको बताए हैं, अगर आपको क्लियर होगा तो बिल्कुल आप जो है कि प्रश्न को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जो है कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए गुजरात जो है कि गुजरात कर्क रेखा से गुजरती है। और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ भी गुजरती है, झारखंड भी गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन राज्यों से गुजरती है? तो देखिए 1, 2 और 4, तो 1 और 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा नहीं गुजरती है उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा भारतीय मानक IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया गया है। तो कितने का अंतर पाया गया है? तो 5.5 घंटे का अंतर पाया गया है। ये देखिए 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। और ये देखिए आपके TRE3 जो री एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी ये प्रश्न जो है कि आपका बन गया था। तो देखिए बिल्कुल ये प्रश्न आपके बनते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर रहेंगे तो बिल्कुल आप प्रश्न को सही कर पाएंगे। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि बी, आइजोल जो है कि आइजोल वो नगर है जो कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ही ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए इंपॉर्टेंट हैं सारे प्रश्न। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दिए गए नगरों में आइजोल जो कि मिजोरम में पड़ता है आइजोल, तो नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश एवं रांची झारखंड
कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नगर हैं। ठीक है, तो इसको आप जो है कि कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कीजिएगा इस जो है कि कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो यहाँ पे देखिए बघेलखंड जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 69वें बीपीएससी प्री 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है, तो अभी हाल का ही प्रश्न है। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इस कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर किया जाए तो देखिए भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन जो है कि रेखा कहा जाता है। ठीक है, देखिए 67वें बीपीएससी प्री जो री एग्जाम 2022 में हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिए भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनता है और बना भी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो देखिए म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये ऐसे जो है कि राज्य हैं जिसके साथ म्यांमार के साथ जो है कि सीमाएं मिलती हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कहाँ पर पूछा गया प्रश्न है? तो 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके जितने एमसीक्यूज में हम कराए हैं इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए आपका टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे यहाँ पे भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई भी पूछ सकता है, 4096 किलोमीटर। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को भी आप यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो देखिए माही नदी जो है कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी प्रश्न आपका बन सकता है कि खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो माही नदी। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो कौन सा नगर जो है कि कर्क रेखा के निकट है? तो कोलकाता जो है कि कर्क रेखा के बिल्कुल जो है कि निकट जो है कि नगर है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये यूपी आईएएस प्री 2000 जो है कि 3 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता वो नगर है जो कि कर्क रेखा के निकट है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिएगा अब यहाँ पे ये हम आपको ऊपर जो है कि बता चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा उत्तरी जो है कि उत्तरी आपका क्या है? तो इंदिरा कोल है जो कि सियाचिन लद्दाख में है। और पूर्वी क्या है? किविथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे देखिए कन्याकुमारी जो है कि मुख्य भूमि पर दक्षिणतम है जो कि तमिलनाडु में है। और यहाँ पे देखिए पश्चिमी गुहर मोती जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिएगा। भारत का सुदूर दक्षिणतम में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए सी ऑप्शन नंबर बड़ा निकोबार में है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुदूर पश्चिम बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात में है, ये हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है तो कितना है? तो यहाँ पे देखिए 68°7' पूर्व जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए ये इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? तो ग्रेट निकोबार तथा बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो बड़ा निकोबार है। यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए निम्नलिखित प्रमुख नगरों में
कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ क्या है, सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए IAS 2007 में पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है? ठीक है, तो कन्याकुमारी वो स्थान है जहाँ पर जो है कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है। कहाँ पर मिलती हैं? तो कन्याकुमारी में मिलती हैं। कन्याकुमारी वो स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणतम छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप जो है कि नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, निम्न में से कौन भारत का प्राचीनतम भू स्थल है? तो कौन सा प्राचीनतम भू स्थल है? तो देखिएगा, प्रायद्वीपीय पठार क्या है? तो भारत का प्राचीनतम भू स्थल है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से देखिएगा दूसरे नंबर के प्रश्न को, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूखंड का भाग है? तो गोंडवाना भूस्थल का जो है कि भाग है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी आपका राइट आंसर है। और देखिएगा आगे, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न, भारत को निम्न में से कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। ऊपर हम जो है कि आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे, यहाँ से गोंडवाना लैंड तथा अंगारा लैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग है? तो ये देखिएगा, पेंजिया जो है कि महाद्वीप का भाग है। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से निम्न में से कौन भारत के नवीनतम भू स्थल हैं? तो जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी, हिमालय तथा उत्तरी मैदान, ये क्या हैं? तो भारत के नवीनतम भू स्थल हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर जो है कि आपका हो जाएगा। और देखिएगा आगे, यहाँ से हिमालय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिमालय जो है कि पर्वतीय स्थल के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं भूगोल। अब देखिए, अब हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे इस चैप्टर से, जिस चैप्टर को हम लोग पढ़े हैं, कि कौन कौन से एग्जाम में जो है कि प्रश्न बने हैं। तो देखिए, आपके BPSC स्कूल टीचर 11th 12th में जो है कि 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत के निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा, यहाँ से 7 का जो है कि आपका इसको क्या करना है? तो आरोही क्रम में करना है। तो आरोही क्रम में जब करना है यहाँ पर, तो देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे तटीय मैदान हो जाएगा। ठीक है, तटीय मैदान हो जाएगा 3 नंबर पे। और फिर उसके बाद जो है कि आपका हो जाएगा केंद्रीय उच्च भूमि, यानी कि 1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या करना है? आरोही क्रम में करना है ना। तो ठीक है, 3 1, और फिर उसके बाद यहाँ पे महान मैदान हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद जो है कि लास्ट में उत्तरी पर्वत आता है। ठीक है, तो यानी कि 31 24 जो है कि आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, आपके जो है कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और आगे देखिएगा, ये BPSC 11th 12th में ही पूछा गया था। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये सारे फैक्ट हम NCERT में ऊपर आपको पढ़ाए थे अभी, तो उनसे संबंधित आपके प्रश्न हैं। तो जो है कि 8 का जो है कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे शायद ट्रिक लग चुका है, तो बी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे उत्तर से दक्षिण की ओर तो काराकोरम है। फिर उसके बाद काराकोरम के बाद क्या है? तो लद्दाख है। और लद्दाख के बाद क्या है? जास्कर है। फिर उसके बाद पीर पंजाल है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी आपका राइट आंसर हो गया था। और देखिएगा आगे, हिमालय का पर्वतीय पदी प्रदेश क्या है? तो शिवालिक है। ये देखिए, 43वीं BPSC प्री 1999 में ये प्रश्न पूछा गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? तो देखिएगा, धौलागिरी क्या है? तो ये भारत में नहीं है। और कहाँ पर है बात करेंगे? तो ये धौलागिरी कहाँ पर है? तो नेपाल देश में है। ठीक है, नेपाल देश में है।
और ये नंगा पर्वत कामेत ये क्या है, तो भारत में नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा आगे अगले प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ पर हुआ है तो सेनेजोइक में हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी। देखिए 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिएगा आगे बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है, तो नामचा बरवा है। ठीक है, इसको हम ऊपर बताए थे आपको। ऑप्शन नंबर जो है कि डी। और फ्रेंड्स आगे देखिएगा निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है, यानी कि कौन सी वो पर्वत श्रेणी है जो कि गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि ए, जो विंध्याचल श्रेणी है ये क्या करती है, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है 2022 में। चूंकि बीपीएससी सीडीपीओ का भी एग्जाम लेती है, ये उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। नीलगिरी पहाड़ी क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट से मिलता है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। 60वीं बीपीएससी प्री 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिएगा कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है, तो कार्डामम जो एक पहाड़ी क्या है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2019 में ही ये प्रश्न पूछ लिया गया था। और देखिए आगे दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डॉट का भाग है, यानी कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है कि किसका भाग है, तो देखिएगा यहाँ पर ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बीपीएससी 11th 12th टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और देखिएगा आगे भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये ऊपर हम आपको बता चुके हैं, K2 जो कि गार्डविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है, ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिए 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब देखिएगा आगे निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है, तो देखिए गारो और खासी और जयंतिया ये पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश हैं। और जो भुवन पहाड़ी है ये क्या है, तो ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। ठीक है, नहीं है अंश। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है कि नहीं पूछा था, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे नोट भी कर लीजिएगा कि मेघालय पठार के अंश कौन कौन से हैं, तो गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ। देखिए बीपीएससी प्री 2018 में ही ये प्रश्न पूछा गया था। और देखिएगा आगे निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है, तो सिंध क्षेत्र क्या है, ये मरुस्थल है, यानी कि मरुस्थल क्षेत्र सिंध क्षेत्र में आता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एमपी पीएससी प्री 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर शायद 16 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, क्या पूछा है, ध्यान से दीजिएगा। पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो देखिएगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2012 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिएगा आगे पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, तो पीर पंजाल श्रेणी जो है कि आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2017 यानी कि मेंस में पूछा गया प्रश्न है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा डोडा बेटा चोटी स्थित है, यानी कि जो डोडा बेटा चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो डोडा बेटा जो है कि चोटी आपके जो है कि नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए RSRTS प्री 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ी है, तो नीलगिरी पहाड़ी है। ये हम फैक्ट में आपको ऊपर बता चुके हैं। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए सॉरी, यहाँ पे जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो देखिएगा ये अन्नामलाई पहाड़ियाँ स्थित हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित युग्मों में से
सही सुमेलित नहीं है। यानी कि पर्वत दर्रा हैं और पर्वत दर्रा किस राज्य में स्थित हैं, और यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सिपकिला दर्रा जो है कि आपके हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल राइट है। बामडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और नाथुला दर्रा मेघालय में, तो यानी कि फ्रेंड्स यही गलत है। और नाथुला दर्रा जो है कि आपका कहाँ पर है, तो सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित है। ठीक है, तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है, तो सिक्किम में है। और यहाँ पे मेघालय दिया गया है, यानी कि यही गलत है और यही हमसे पूछा था। और जोजिला दर्रा देखिए जम्मू और कश्मीर में है। यानी कि आपका राइट आंसर क्या पूछा था, नहीं पूछा था, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए यूपीपीसीएस प्री 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न आपके लिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि बी है, तिब्बत के निकट मानसरोवर झील जो है कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप कमेंट करते जाएंगे। देखिए पहला जब प्रश्न आएगा, जो प्रश्न आपके सामने आएगा उसको आप यूज़ कर दीजिए, और आप जो है कि ऊपर पढ़े हैं तो आप अपना जो है कि ऑप्शन कमेंट करके तब आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, और जो है कि यहाँ पर देखिए सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के निकट मानसरोवर झील। और प्रश्न नंबर 2 हम लोग देखेंगे, सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में निम्न 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 में से कौन अन्य 3 सहायक नदियों से भिन्न है। यानी कि सिंधु नदी की सहायक नदियों से एक कौन भिन्न है। तो देखिए सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जास्कर, नुब्रा, हुंजा हैं, लेकिन चेनाब नहीं है, यही भिन्न है। और यही आपका जो है कि आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जास्कर, नुब्रा, हिंजा ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स आगे, और यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन सी एक हिमालय नदी है। यानी कि आपको हम ऊपर क्या बताए थे, देखिएगा निम्न में से कौन एक हिमालयी नदी है। ठीक है, तो हिमालयी नदी क्या है, तो गंगा हिमालयी नदी है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिएगा महानदी कृष्णा और कावेरी ये क्या हैं, तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये आप जो है कि याद रखेंगे। ठीक है, और ये हिमालयी नदी है गंगा। ऑप्शन नंबर जो है कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा और प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां प्रायद्वीपीय पठार से आकर यमुना नदी में मिलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सोन, बेतवा तथा चंबल नदी जो है कि वो सहायक नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से आकर यमुना नदी में मिलती हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा भारत सिंधु नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है। हमने ऊपर एनसीईआरटी में पढ़ा कि जो है कि भारत सिंधु नदी का 20% जल अपने जो है कि उपयोग में ले सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे हम लोग, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिलने के पश्चात निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। देखिए गंगा नदी जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो वो जो है कि किस नाम से जानी जाती है, तो मेघना के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, निम्न में से कौन सा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो 7 का जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अंबाला जो है कि नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। कौन, अंबाला। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। वो कौन सी नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय नदियां वो कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां ये क्या है, प्रायद्वीपीय नदियां हैं और ये पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो ये हो जाएगा गोदावरी है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न नामों के संदर्भ में निम्न में से कौन एक अन्य तीनों से भिन्न है। तो देखिएगा तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, बांग्लादेश में जो है कि जमुना के नाम से जानी जाती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। लेकिन यहाँ पे असम में कोई भी लॉजिक नहीं है। ये आपने जो है कि तीनों एनसीईआरटी में ऊपर
पढ़ा था। ठीक है, तो ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, यमुना नदी निम्न में से किस स्थान से निकलती है? तो यमुना नदी फ्रेंड्स यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम नदियाँ सिंधु नदी से मिलती हैं? तो ये जो है कि पाकिस्तान में मिठान कोट से निकलती हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये लाइन जो है कि आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ तरीके से ऊपर हमने दिखाया था। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है कि पढ़िएगा इसको बढ़िया तरीके से। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ निम्न में से किस पर निर्भर रहती हैं? तो वर्षा पर निर्भर रहती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ लगभग वर्षा पर ही निर्भर रहती हैं, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन विश्व की सर्वाधिक बड़ी अपवाह द्रोणी है? तो देखिएगा 14 का जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेजन नदी की अपवाह द्रोणी। और आप जो है कि आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा वक्तव्य अपवाह शब्द के बारे में सत्य है? तो देखिएगा अपवाह का मतलब क्या है? एक क्षेत्र का नदी तंत्र, जो है कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अपवाह का मतलब यही है, एक क्षेत्र का नदी तंत्र। ठीक है, और 15 का जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अब देखिएगा आगे, यहाँ पर हमने कुछ बुक्स से आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए पीवाईक्यूज को जो है कि इसमें डाला है। नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी देव प्रयाग में। ये देखिए 60वीं 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है और हमने ऊपर पढ़ाया है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12 है, ये हमने ऊपर आपको पढ़ाया था। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बीपीएससी प्री 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। गंगा नदी उदाहरण है, तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी। देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005 में ये प्रश्न पूछा गया था। और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा नदी कहलाती है, तो यहाँ पर देखिए ये पद्मा के नाम से जानी जाती है। देखिए बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है कि देख लीजिए। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं, ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं ये नदियाँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी जो है कि विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एमपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया है। और बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है? तो बेतवा नदी जो है कि यमुना से मिलती है। ठीक है, ये देखिए यूपी आरओ 2000 जो है कि 14 में पूछा गया प्रश्न है। और देखिएगा आगे, भारत में यरलुंग जंगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि थोड़ा टेढ़ा है, इसको आप देखिएगा। पीपीएससी 56वीं में 59वीं प्री 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो उपर्युक्त में से सभी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज जो है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। देखिए 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। ठीक है, देखिए और आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि डी 1, 2 और 3, यानी कि दिबांग, कामेंग एवं लोहिता, ये क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आईएएस प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। कावेरी नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी देखिए उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर। यूपी पीसीएस मेंस 2011 में, यूपी आरओ मेंस 2013 में। तो देखिए कि ये प्रश्न जो है कि बार बार पूछे जाते हैं
जो कि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये जो है कि आसान प्रश्न है लेकिन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है कि आपको देखना पड़ेगा, यही सारे प्रश्न जो है कि आपके आसानी से गलती हो जाते हैं और जो है कि आप 1 या 2 नंबर से मेरिट में रह जाते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है, तुरंत चैप्टर के मेन जो है कि टॉपिक को पढ़ें और उसका एमसीक्यूज देख लें और उसका रिवीजन करते रहें, ठीक है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी जो है कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जो है कि राज्यों से गुजरती है, ठीक है। देखिए, बीपीएल 42वीं बीपीएससी प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कावेरी को दक्षिण गंगा, देखिए साफ साफ हमने एनसीईआरटी में ऊपर आपको दिखाया था और हाईलाइट भी करके बताया था कि दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है, तो कावेरी नदी को। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और देखिएगा, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नदी में जो है कि गंडक नदी से पानी आता है। ऑप्शन नंबर सी, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिम चंपारण जिले बिहार में स्थित है। तो जो है कि 42वीं बीपीएससी प्री 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। और आगे देखिएगा, बिहार का श्योक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का श्योक जो है कि कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कोसी नदी एक सीमा पारीय नदी है जो नेपाल एवं भारत से होकर प्रवाहित होती है। इसे ही बिहार का श्योक नदी कहा जाता है। देखिए, 2022 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। हुंड प्रपात निर्मित है, यानी कि हुंड जो प्रपात है वो कहाँ पर निर्मित है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी सुवर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये प्रश्न पूछा गया है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है? तो कावेरी नदी पर जो है कि शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, यानी कि स्थित है। देखिए, 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी पर, यही क्या है, सुमेलित नहीं है। इसको गलत कर दीजिए और यही आपका आंसर भी है। लेकिन हुंडरू प्रपात सुवर्ण नदी पर, चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, ये जो है कि आपका सही है। और बूढ़ा घाघ प्रपात कहाँ पर है? तो बूढ़ा नदी है, ठीक है। तो इसको आप जो है कि याद रखिएगा। और देखिए, भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन नंबर ए शरावती नदी पर जो है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस 2010 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील जो है कि उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिए कितनी बार ये प्रश्न जो है कि आपका पूछा गया है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, यूपी पीसीएस प्री 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिएगा, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो फुलहर झील जो है कि आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, देखिए यूपी पीसीएस प्री 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? तो लोकटक झील मेघालय में है, ये जो है कि आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपका जो है कि आंसर। और वेम्बनाड झील देखिएगा केरल में है, डल झील कश्मीर में है, पुलिकिट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर है, यूपी पीसीएस मेंस 2005 में। और जान जाइए यहाँ पर लोकटक झील कहाँ पर है? तो लोकटक झील जो है कि मणिपुर में है, यहाँ पर ये जो है कि आपका सही है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी कैमूर में, यानी कि कैमूर जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी कनवार झील जो है कि ये जो है कि देखिए 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये प्रश्न पूछा। दिए गए नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो मासिनराम, ये जो है कि आपने पढ़ा था। और ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो लू कहा जाता है।
और जो है कि यहाँ पे काल बैसाखी जो कि पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है, तो जून के प्रारंभ में और सितंबर के मध्य में। ये जो है कि आपने फैक्ट पढ़ा था, और ये देखिए एमसीक्यूज में। और इससे जो एनसीईआरटी का जो ये अभ्यास प्रश्नों में जो प्रश्न ये आपको दिख रहे हैं, ये जो है कि इनको आपको जरूर से ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली ही प्रश्न जो है कि छप जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और ये देखिएगा आपको जो है कि एक और प्रश्न है, यहाँ पर एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है। तो शीत ऋतु की क्या विशेषता है, आपने जो है कि पढ़ा था कि गर्म दिन होते हैं और ठंडी रातें होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपके एमसीक्यूज में है। और देखिए और ये तो आपके जो है कि किताब में दिया था, लेकिन हमने जो है कि अलग अलग एग्जामों में पूछे गए प्रश्न इस चैप्टर से संबंधित कितने प्रश्न बन सकते हैं, हमने जो है कि एमसीक्यूज तैयार किया है खुद से। तो जो है कि ये आपको जो है कि देखना बहुत ही जरूरी है। देखिए प्रश्न नंबर 1, ठीक है, भारत में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु मिलती है, ठीक है। तो भारत में जो है कि किस प्रकार की जलवायु मिलती है, तो भारत में जो है कि मानसूनी जलवायु मिलती है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, मानसून की उत्पत्ति निम्न में से किस शब्द से हुई है। तो जो है कि मानसून की उत्पत्ति किससे हुई है, ये आपने जो है कि फैक्ट में पढ़ा था, तो मौसम शब्द से हुई है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए ये मौसम कैसा शब्द है, तो अरबी शब्द है, ये आपको जो है कि मिलेगा। और यहाँ पर देखिए कोरियालिस बल निम्न में से किस कारणवश उत्पन्न होता है। तो कोरियालिस बल के बारे में जो है कि आप पढ़े थे, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है कि कोरियालिस बल जो है कि उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, और यहाँ से देखिए निम्न में से किस बल के कारण पौने अपने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो देखिएगा कोरियालिस बल के कारण जो है कि पौने दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा 4 का जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आगे इस प्रश्न को जो है कि हम ऊपर हमने पढ़ा था। और देखिए यहाँ से भारत में निम्न में से कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं। तो भारत में जो है कि कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं, तो 4 ऋतुएं होती हैं। भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और मानसून का आगमन तथा मानसून की वापसी। ये जो है कि 4 ऋतुएं हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय चलने वाली धूल भरी गर्म तथा शुष्क पवनों को क्या कहा जाता है। यह आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था, लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा आगे, विश्व की सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस स्थान द्वारा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर देखिएगा विश्व की सबसे अधिक वर्षा जो है कि मासीन राम में प्राप्त होती है, जो कि होती है सबसे ज़्यादा वर्षा विश्व में, ठीक है। तो मासीन राम ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे, आम वर्षा का संबंध निम्न में से कौन से राज्य से है। तो ये आपने जो है कि पढ़ा था केरल और कर्नाटक। यही जो है कि फैक्ट फ्रेंड्स आपको याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा आगे, पश्चिम बंगाल में 3 हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि फैक्ट में आपने पढ़ा था, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहाँ से मानसून की वापसी के समय उत्पन्न होने वाली उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो जो है कि क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। ये भी जो है कि आपने फैक्ट में ऊपर पढ़ा था, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ पर हमने पढ़ा था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्वार की उमस के बारे में यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिएगा क्वार की उमस, यहाँ पर देखिएगा क्वार की उमस, यहाँ पर देखिएगा आगे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ से क्वार की उमस, यहाँ पर उच्चावच पौने
यहाँ पर देखिएगा ये प्रश्न जो है कि आपका इधर ही था, मिल जाएगा अभी। उच्चावच उमस 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 उमस। यहाँ पर देखिएगा आगे, यहाँ पर ये प्रश्न शीतकाल में प्रायः सेल्सियस प्रायद्वीप छोटा नागपुर, यहाँ पर ये जो है कि आपका मिल गया काल बैसाखी। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से नीचे क्वार की उमस किधर गया भाई, क्वार की उमस। ये प्रश्न जो है कि आपको यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये देखिएगा, ये दिखाना जो है कि आपको इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो है कि ये हमने शायद नहीं बताया था। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखा दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहानी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण जो है कि दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के बारे में जानते हैं। तो ये जो है कि आपका जो है कि फैक्ट था जो हमने नहीं बताया था, इसलिए फ्रेंड्स थोड़ा खोजने में जो है कि दिक्कत हुई थी। ठीक है, अब देखिएगा आगे। अब जो है कि अब हम लोग दोबारा जो है कि MCQs को जो है कि ख़त्म करते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हमने कर लिया था और यहाँ से देखिएगा 9 नंबर का प्रश्न हमने कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये मूसलाधार पश्चिम, ये 3 हवाओं के कारण नौका भी काल बैसाखी हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा 10, और यहाँ से ये हमने कर लिया था। और ये देखिए भारत की मानसून की वापसी के समय उत्पन्न होने वाली उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। ये जो है कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न, और जो है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य मानसून वर्षा की मात्रा तथा अवधि का निर्धारण करता है। ठीक है, तो 11 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उष्ण कटिबंधी निम्न दाब की तीव्रता तथा आवृत्ति, ये क्या है, तो ये है मानसून वर्षा की मात्रा एवं अवधि का निर्धारण करने वाला वक्तव्य। ठीक है, अब देखिएगा आगे 12 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तरी भारत के सबसे सर्वाधिक ठंडे महीने हैं। तो देखिएगा दिसंबर एवं जनवरी, आपको भी पता है दिसंबर और जनवरी भारत के सर्वाधिक ठंडे वाले महीने हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे, मानसून की अवधि निम्न में से कब तक होती है। तो जो है कि मानसून की जो अवधि होती है जून के आरंभ एवं मध्य सितंबर के मध्य तक होती है। ये जो है कि हमने फैक्ट में बताया था। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से मौसम शब्द से क्या अभिप्राय है। मौसम शब्द से क्या अभिप्राय है, तो मौसम शब्द से जो है कि एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, ये जो है कि आपने फैक्ट में पढ़ा था। ठीक है, देखिए मौसम यहाँ पे देखिएगा, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। चलिए इसको जो है कि हम एक बार फिर से दिखा देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यही सारे प्रश्न जो है कि आपके एग्जाम में बनते हैं और हम नहीं चाहते कि जो है कि आपका एक भी प्रश्न छूटे। यहाँ पर देखिएगा मानसून का जो है कि अर्थ दिया है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, और यही बिल्कुल ऑप्शन में भी MCQs में था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हम अपनी तरफ से जो है कि पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो है कि प्रश्न बने और फ्रेंड्स जो है कि आपका जो है कि रिजल्ट हो जाए और आप भी जो है कि 2025 में एक शिक्षक बने। ठीक है, और आपका भी सपना पूरा हो। फ्रेंड्स देखिए हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और देखिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए फ्रेंड्स हमें भी सब्सक्राइब करते हैं आप लोग, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट आता है तो हमें भी जो है कि एक मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन ये मिलता है फ्रेंड्स कि जो है कि पढ़ाने में जो है कि और अच्छा लगता है, और बढ़िया चीज़ें और बढ़िया मटेरियल। और यहाँ पे देखिएगा कौन से प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लिए थे, और यहाँ से ये प्रश्न था। और देखिए मौसम शब्द से क्या अभिप्राय है, और यही हमने ऊपर दिखाया था जो है कि हूबहू लाइन यही जो है कि NCERT से उठाई गई है। एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए।
अब देखिएगा आगे, मौसीम निम्न में से किस भाषा का शब्द है? तो ये देखिए हमने ऊपर दिखाया था अरबी, ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिएगा आगे 16 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन भारत की जलवायु को प्रभावित करता है? ठीक है, तो मानसूनी जो पवनें हैं ये क्या करती हैं? तो जो है कि जलवायु को प्रभावित करती हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, लगभग 27 डिग्री सेल्सियस उत्तर से 30 डिग्री सेल्सियस उत्तर अक्षांशों के मध्य सक्रिय जेट धाराओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा इसको जाना जाता है उपोष्ण कटिबंधी पश्चिमी जेट स्ट्रीम, जो है कि ऑप्शन नंबर ये जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिला था, लेकिन ये जलवायु चैप्टर का ही एमसीक्यूज है और ये विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया था। और देखिए, मानसून के अकस्मात आगमन के लिए निम्न में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जो है कि मानसून का फटना। अगर अकस्मात की बात आएगी तो देखिए मानसून का फटना या विस्फोट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा आगे, निम्न में से कौन एक गर्म समुद्री जल धारा है? तो देखिएगा ये जो है कि 19 का जो है कि एल नीनो, ये जलधारा क्या है? तो एक समुद्री गर्म जलधारा है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा आगे, ये देखिए यूपीपीसीएस प्री 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था और हम जानबूझ के जो है कि इस प्रश्न को इसमें ऐड कर दिए हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? देखिएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, आप देख लीजिए, हम उस प्रश्न को भी दिखाएंगे जो सबसे पहले आपको दिखा था। देखिए, इसमें जो है कि यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है 2021 में और इसका आंसर क्या है? पश्चिमी विक्षोभ है। और यहाँ पे देखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून भी इसमें है, लेकिन इसमें आयोग जो है कि यूपीपीसीएस में पूछा गया आयोग क्या माना है? पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अब देखिएगा आगे, और यहाँ पर देखिएगा और एक और प्रश्न है जो इसी संबंधित है। तमिलनाडु के शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं? तो देखिएगा इसका जो है कि आंसर क्या माना है? ऑप्शन नंबर सी उत्तरी पूर्वी मानसून। अब देखिएगा इसमें उत्तरी पूर्वी मानसून मान लिया है। ठीक है, और यह हमें पश्चिमी विक्षोभ भी ऑप्शन में है और प्रश्न सेम है। और यहाँ पे देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून भी है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो TRE 3 री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था जो आपने पहले देखा था, उसका जो है कि हमारे समझ से इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स आयोग जो है कि मान लिया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो है कि आज के लिए इतना ही। और देखिएगा एक बार और हम उस प्रश्न को दिखाना चाहेंगे जो आपको सबसे पहले दिखा था। यहाँ पे देखिए, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण। तो देखिए, लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून, तो हम चलिए ठीक है ये भी है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा पश्चिमी विक्षोभ भी सही है, ये भी सही है। इसीलिए जो है कि उपयुक्त में से एक से अधिक जो है कि आयोग को मानना चाहिए था, लेकिन जो है कि आयोग जो है कि पता नहीं क्या यहाँ पे कैसे आंसर की देते हैं, कैसे लोग हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से या तो इसको कॉमन नंबर सभी को दे देना चाहिए था, या तो जो है कि आप सही से एनालिसिस कीजिए तब जो है कि आंसर की अपलोड कीजिए। तो यहाँ से देखिए हमने दो प्रश्न को आपको दिखाया, दो बड़े बड़े एग्जामों में पूछे गए प्रश्न थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है कि इसका आंसर हमारे समझ से डी होना चाहिए, लेकिन जो है कि इसका करेक्ट आंसर ए मान लिया गया था। रबड़ का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से है? तो यहाँ पर देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जब आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे नीचे मैं आपको एक चीज़ पढ़ाया था कि इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड तथा रबड़ और सिंकोना है। तो ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंधीय है। ऑप्शन नंबर जो है कि घ राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिएगा सिंकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो 100 सेंटीमीटर से अधिक। और यहाँ पे ये देखिए मैं पढ़ाया था ऊपर आपको, सिमलीपाल जीवमंडल नीचे कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये जो है कि आप देख सकते हैं। और देखिएगा, भारत के कौन से जीवमंडल नीचे विश्व के जीवमंडल नीचेयों में लिए गए हैं? ठीक है, तो विश्व में देखिएगा नीलगिरी था, मन्नार की खाड़ी और पन्ना, और ये देखिए मानस जो है कि विश्व के जीवमंडल में शामिल नहीं है। तो ये जो है कि मैं ऊपर आपको पढ़ाया था। और देखिए इस चैप्टर से संबंधित जो MCQs बन सकते हैं मैं जो है कि आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ।
भारत में विश्व के कुल फूलों के पौधों का कितना प्रतिशत विद्यमान है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो 6% है, ठीक है। और देखिएगा आगे, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे जो है कि अधिक है? तो ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये मैं ऊपर आपको पढ़ा चुका हूँ। और देखिए आगे, निम्न में से किस स्थान पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सी, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपने फैक्ट में ऊपर पढ़ा था। और देखिएगा आगे, भारत के निम्न में से जैव भंडार में से कौन सा जैव भंडार विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? ठीक है, तो ये 12 जो है कि विश्व स्तर पे हैं, वो मैं आपको दिखाया था जो आपने नोट डाउन किया। और 18 जो है कि पूरे हैं, और विश्व में कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। जिसमें से देखिए मानस क्या है? तो भारत के विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए। और नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी, ये क्या हैं? तो विश्व स्तर पे शामिल हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, निम्न में से कौन कटीले वनों की एक प्रमुख प्रजाति है? ठीक है, तो ये देखिए अकासिया, मैं ऊपर आपको बताया था कि अकासिया क्या है? तो ये कटीले वनों की एक प्रमुख प्रजाति है, ठीक है। इसमें जो है कि आपको मैं ऊपर क्या बताया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकासिया। अकासिया क्या है? तो कटीले वनों की एक प्रमुख प्रजाति है। इसमें क्या है? यूफोरबिया तथा नागफनी कैक्टई यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं, ठीक है, जिसमें अकासिया भी है। तो इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। और देखिए आगे, यहाँ पर चौड़ी पत्ते वाले सदाहरित वृक्ष जैसे ओक तथा चेस्टनट आदि निम्न में से किस वन में पाए जाते हैं? तो ये मैं ऊपर आपको एक ही लाइन में जो है कि पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? तो ऑप्शन नंबर सी, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में क्या था? तो पर्वतीय वन में देखिएगा यहाँ पर क्या था? तो पर्वतीय चौड़ी पत्ते वाले चेस्टनट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ओक और चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है कहाँ पर? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन में, ठीक है। तो ये 6 का जो है कि सी, ये पर्वतीय वन में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहाँ पर निम्न में से पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण मैं आपको ऊपर बताया था, लालची व्यापारियों द्वारा शिकार करना। तो ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, जिसको आप जो है कि नोट डाउन करिएगा। और देखिए आगे, निम्न में से किस कारणवश भारत के पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें घने वनों से ढकी हैं? तो इसका जो है कि कारण यही है कि यहाँ पर जो है कि वर्षा अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। अधिक वर्षा के कारण जो है कि भारत के पश्चिमी जो घाट हैं वो पश्चिमी ढलानें घने वनों से ढके हैं। यही कारण है कि अधिक वर्षा वहाँ पर होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित है। जहाँ पर कितना सेंटीमीटर वर्षा होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। और यहाँ पर जो है कि वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ व लताएँ उगती हैं। तो ये मैं आपको बताया था। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वाले कुछ व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं, जिसमें आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना, ये मैं ऊपर आपको पढ़ाया था। इसका एक ही कारण है कि यहाँ पर अधिक वर्षा होती है, ठीक। तो यहाँ से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या है? तो देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो यहाँ पे प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्र में, यानी कि क और ख दोनों सही है, यानी कि ग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा, ये दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है? जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो उच्च जन्म दर। ये आपका जो है कि राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ख। और यहाँ से देखिएगा, तीसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है? तो प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। ये आप लोग ऊपर कॉन्सेप्ट में पढ़े थे। और देखिएगा आगे,
2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है, तो ऑप्शन नंबर ग देखिएगा, जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। ये जो है कि आपका ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति की जो है कि परिभाषा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, इससे संबंधित आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ से देखिए आपका पहला प्रश्न आपका क्या बना है, तो देखिए निम्न में से किस राज्य में भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो ये जो है कि आपका उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न में से किस वर्ष भारत में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी, तो ये भी आपका जो है कि हमने बताया था 1872 में, जो है कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। अब देखिएगा आगे क्या है, भारत विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला है, तो 2.4%। ये जो है कि हम ऊपर आपको बताए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे आपका 4 नंबर का प्रश्न क्या बना है, तो देखिएगा भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो जो है कि भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4 का क्या है, तो 4 का जो है कि 17.5% हम ऊपर जो है कि बताए थे। ठीक है, जब जो है कि चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो उसी में जो है कि दिया था कि मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, जो हम ऊपर आपको पढ़ाए थे। तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से आपका प्रश्न एक और बना है, जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा इनमें से किसका परिणाम है, तो उच्च जन्म दर। ये भी हम ऊपर आपको पढ़ाए हैं, यहाँ से जो है कि आप देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप एक बार वीडियो को देखिए और इसको टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड जो है कि करके आप खुद से जब पढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है कि और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और देखिएगा आपके प्रश्न नंबर 6 क्या बना है, निम्न में से कौन सा वक्तव्य जनसंख्या घनत्व को सही रूप से परिभाषित करता है, तो ये भी हम ऊपर फैक्ट में आपको जो है कि हाईलाइट किए थे, जिसमें जो है कि आपका प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की जनसंख्या। ये ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो हम आपको बताए थे ऊपर हाईलाइट करके कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है, तो गोवा है। ये जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ से निम्नलिखित में से किस कारणवश भारत के उत्तरी मैदानों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि उपजाऊ मृदा, पर्याप्त वर्षा के साथ समतल मैदान, यही कारण है। और हम ऊपर जो है कि आपको ये फैक्ट जो है कि आपको ऊपर हाईलाइट करके हम बताए थे। ठीक है, अब देखिएगा आगे, यहाँ से निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो जो है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे कि बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है कि कितना है, तो यहाँ पे हम आपको ऊपर भी बताए थे, और एक बार और जो है कि बता दें यहाँ पर कि बिहार का जो है कि जनसंख्या घनत्व कितना है, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। ठीक है, 1106। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ से इसको नोट डाउन करिएगा, 1106 है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे, निम्न में से कौन सा घटक जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, तो इसमें जो है कि ये भी हम आपको ऊपर बताए थे, जन्म दर। ठीक है, तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और देखिएगा आगे 11 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा जनसंख्या संगठन तथा वितरण के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो ये प्रवास है, हम आपको ऊपर बताए थे। ऑप्शन नंबर जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ से लिंग अनुपात के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य
सत्य है। तो यहाँ पर इसमें जो है कि आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ये जो है कि आपका लिंग अनुपात को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर जो है कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए